जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेन जेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो मैं आपके लिए एक नए टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर ज्योग्राफी, जिसको हम हिंदी में भूगोल के नाम से जानते हैं। इसी से रिलेटेड आज की क्लास में हम लोग प्रश्नों को करेंगे। आपको विस्तार पूर्वक डिटेल से और चित्रात्मक तरीके से आपको बताने का प्रयास किया जाएगा और आप लोगों को सारे प्रश्न जो होंगे अच्छे तरीका से याद भी हो जाएंगे। तो जितने भी बिहार 7 फेज के जितने भी अभ्यर्थी शिक्षकगण हैं तैयारी कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुक्रिया, अभिनंदन है इस चैनल पर, जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं। अब रही बात कि आपको एक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहां पे जाइएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी जो क्लासें होगी उसकी पीडीएफ फ्री में आपको मिल सके। आप वहां पे जाइए और उस पीडीएफ से अपनी पढ़ाई अच्छे तरीका से भी कर सकते हैं। तो आप क्लास को भी जरूर देखिएगा और आपके पास पीडीएफ भी हो जाएगा। जो चीज़ जितने सारे प्रश्न होंगे उस सारे प्रश्नों को डिटेल से उसमें बता दिया गया है, तो इससे आपको बेनिफिट होगा। तो क्लास जरूर देखिएगा और शेयर करने में और सब्सक्राइब करने में जरूर मदद करिएगा इस चैनल को बढ़ाने में। तो आइए हम लोग प्रश्नों को आते हैं। देखिए, जो हम लोग का जो टॉपिक है ज्योग्राफी का, वह है पहला कि महाद्वीप एवं महासागरीय नितल की उत्पत्ति। इसी से हम लोग आज की क्लास में रिलेटेड प्रश्नों को करेंगे। तो पहला यहाँ पे जो प्रश्न आया है कि महाद्वीप और महासागर, ये दो चीज हो गया, किस श्रेणी के उच्चावच हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये महाद्वीप है। तो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए होगा ये बिल्कुल तरीका से सही होगा। प्रथम श्रेणी महाद्वीप और महासागर, दो शब्द जो है यहाँ पे आए हैं। तो ये दोनों शब्दों का जब मिलान किया जा रहा है तो यहाँ पे किस श्रेणी के उच्चावच जो है देखने को मिल रहा है, तो वह है प्रथम श्रेणी। अब ये रही बात की थोड़ा आइए हम लोग इसको डिटेल से समझ लेते हैं कि प्रथम श्रेणी क्या होता है, द्वितीय श्रेणी क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, पहला में बताए हैं डिटेल से आपको कि जो प्रथम श्रेणी जो उच्चावच है, इसके अंतर्गत महाद्वीप एवं महासागरीय बेसिन को शामिल किया गया है। क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो महाद्वीप एवं महासागरीय बेसिन को किस श्रेणी के उच्चावच में शामिल किया गया है, तो आपको याद होगा तो तुरंत आप प्रश्न को उत्तर सही से बता दीजिएगा, प्रथम श्रेणी के उच्चावच। ओके, कोई दिक्कत नहीं हुआ। इसके बाद दूसरा देखिए, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच क्या है। तो इसमें जो द्वितीय श्रेणी के होंगे, इसमें आएंगे पर्वत आएगा, इसके बाद पठार, इसके बाद मैदान और झील, ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कौन हो सकते हैं। पर्वत, पठार, मैदान जो है ये किस श्रेणी के उच्चावच हैं, तो आप करिएगा द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। आगे आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। 2 देखिए, जो प्रश्न यहाँ पे है कि पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। जो पृथ्वी का जो धरातल है, इस पर कितने प्रतिशत ऐसे भाग हैं जहां पे महाद्वीपों का जो विस्तार है फैला हुआ है। तो 25.5, 29.2, 35.6 और 40.7। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 29.2। 29 जो ऐसा भाग है जिस पर महाद्वीपों का जो है विस्तार है, कहाँ पे, तो पृथ्वी के धरातल पर। ओके, आइए यहाँ पे डिटेल से हम लोग समझ लेते हैं, बहुत अच्छे तरीका से समझेंगे। यहाँ पे जो है कि पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र में से लगभग 70 से 71, कितना से, तो लगभग 70 से 71% जो है ये पानी से ढका हुआ है। ये सभी साथियों मित्रों को अच्छे से मालूम भी होगा। बाकी 29 से जो 30% भूमि है, या कह सकते हैं महाद्वीपों द्वारा उसको कवर किया गया है। ये ठीक है, ये मेन जानकारी था। इसके बाद जो आगे जानकारी है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत जो भाग पर महासागर है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये ऐसे सारे प्रश्नों का जो है उत्तर आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए। तो पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महासागर है, यह हमने अपने तरीका से प्रश्नों को बनाए हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है उत्तर में यहाँ पे होगा कि पृथ्वी का जो 71% जो हिस्सा है
वह पानी से ढका हुआ है, लेकिन 1.6% पानी है वह जमीन के क्या है, नीचे है। और यहाँ पे बताया गया है कि 0.001% वाष्प और बादलों के रूप में है, और पृथ्वी की सतह पर जो पानी है उसमें 97% सागरों और महासागरों में से। कितना प्रतिशत बात किया गया है, तो 97%। कितना प्रतिशत बात किया है दोस्तों, तो 97%। जो कैसी है, जो नमकीन है और पीने के काम वह नहीं आ सकता है। तो यही जो यहाँ पे हमारा प्रश्न करने का मतलब था कि पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जो है महासागर है, तो 97%। क्लियर हो गया। आगे देखिए प्रश्न आते हैं अगला। यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता किसे माना जाता है। तो यहाँ पे दिया है प्राट, इसके बाद वेगनर, इसके बाद सी में होम्स और डी में दिया है ग्रेगरी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो रहा है। महाद्वीपीय जो प्रवाह है, इस सिद्धांत के जो प्रणेता माना जाता है, इस सिद्धांत के जनक माने जाते हैं, उनका नाम है वेगनर। उनका नाम है वेगनर। आप इसे जरूर याद कीजिएगा। ओके, देखिए यहाँ पे डिटेल से मैंने बता दिया है कि जो महाद्वीपों और महासागरों की जो वर्तमान व्यवस्था को समझाने के लिए 1912 में अल्फ्रेड वेगनर द्वारा महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत दिया गया था। किसके द्वारा, तो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं प्रश्न संख्या चौथा। यहाँ पे जो चौथा प्रश्न है कि कार्बोनिफेरस जो एक युग है, कार्बोनिफेरस एक युग है, इसमें विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए हैं। मतलब यहाँ पे कहने का इसका जो मेन तात्पर्य है कि एक युग है। जैसे हम लोग का जो अभी समय सीमा चल रहा है, आधुनिक काल चल रहा है। जैसे हम लोग इतिहास के अगर बात करेंगे तो ये जो काल है 3 तरह से निर्धारण किया गया है, प्राचीन काल, आधुनिक काल, मध्य काल। तो उसी तरह पहले के अपेक्षा अगर बात किया जाए तो वहाँ पे पहले जो है कार्बोनिफेरस एक युग था, जिसमें पूरा विश्व जो है वह संपूर्ण महाद्वीप जो है उसमें मिले हुए थे। यह जो मान्यता है किसके द्वारा दी गई है, वेगनर के द्वारा, डाना के द्वारा, जेफ्रीज के द्वारा कि होम्स के द्वारा। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन ही होगा ये बिल्कुल सही होगा। ये जो है वेगनर के द्वारा ही ये मान्यता जो है ये वेगनर ने ही दिए हैं। ठीक है, तो वेगनर को जरूर आप लोग याद करिएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट है, जैसे एक आया है पेंजिया का जो विभाजन है जुरासिक वर्ग में शुरू हुआ था। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पेंजिया का जो विभाजन है वह किस युग से शुरू हुआ था। तो आपको ध्यान रखना होगा जुरासिक युग से शुरू हुआ था। ओके, ये मिल गया आंसर। उत्तरी भाग को लॉरेंटिया भी कहा जाता है। जो पेंजिया का जब विभाजन हुआ था, तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि जो पेंजिया का जब विभाजन हुआ था तो उसके उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है। तो आपको तुरंत ध्यान में आना चाहिए, उसे क्या कहा जाता है, तो लॉरेंटिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो लॉरेंटिया कहा जाता है। और यहाँ से भी प्रश्न आता है कि पेंजिया का जब विभाजन हुआ था तो उसके दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। तो उसके जो दक्षिणी भाग है उसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, तो गोंडवाना लैंड कहा जाता है। क्लियर हो गया। सारे प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, तो जरूर आप लोग को अच्छा भी लग रहा होगा। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 5। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे फिगर हैं जिसके आपको देखने के बाद लग रहा होगा, जो ये सारे प्लेट का फिगर है, ये भी प्लेट है, ये भी प्लेट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेट, जैसे भूकंप जो आते हैं तो वहाँ पे जो भूकंप के अंदर जितने सारे प्लेट होते हैं उसका मेन यहाँ पे रीजन होता है कि वह इधर से तत्पर हो जाते हैं। तो वही बात यहाँ पे आया है कि जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। अब दिमाग में आएगा कि ये किसके द्वारा भी प्रस्तुत किया गया था। तो 1875, 1960, 1965 और 1975 प्लेट विवर्तनिकी। इसके जो कौन से वर्ष प्रतिपादित हुआ था, तो 1960 में इसको प्रतिपादित किया गया था। अब रही बात कि ये जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादनकर्ता कौन है, इसके प्रेरणता कौन है। तो आप तो फिगर समझ गए होंगे। आइए देखिए यहाँ पे डिटेल से। जो प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत है इसका जो विकास हुआ था 1955 में। सर्वप्रथम कनाडा के जो भूवैज्ञानिक थे उनका नाम था जे ट्रूजो विल्सन। इन्होंने प्लेट शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने केवल प्लेट शब्द का प्रयोग किया था। एक जनक अलग होते हैं,
कोई शब्द देने वाले अलग होते हैं, आप लोग को तो पता ही होगा। इसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट का है कि वर्ष 1967 में मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर ये पूर्व के उपलब्ध विचारों को समन्वित कर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कब? तो 1967 में। मेन जो यहाँ पे जो प्रतिपादन करता है वह नहीं है यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे वही बात आ गया है कि यहाँ पे 6 नंबर कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हैरी हेस, टेलर, जेफ्रीज, डाना। तो यहाँ पे हैरी हेस का नाम जरूर याद कीजिएगा। यही जो है वैज्ञानिक प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के प्रतिपादन किए थे। कौन? तो हैरी हेस किए थे। ओके, अब देखिए यहाँ पे डिटेल से बताते हैं। जो हैरी हैमंड हेस है ये अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण अंग्रेजी शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये इनका जन्म जो है 24 मई 1906 को हुआ था और 25 अगस्त 1969 में इनका मृत्यु हो गया था। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये अमेरिका के रहने वाले थे। ये भू विज्ञान थे, जो ये भूमि से संबंधित सारी जानकारी इनके पास थी और ये नौसेना में रियर एडमिरल के पद पर सेवा निवृत्त थे। तो जरूर आपको यह क्लियर हो गया। उन्होंने सागर नितल प्रसरण की खोज के लिए उन्हें को जाना जाता है। सागर नितल प्रसरण की खोज के लिए पूछा जाता है प्रश्न कि किसे जाना जाता है? तो हैरी हेस को जाना जाता है। किसे जाना जाता है दोस्तों? तो हैरी हेस का तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए नाम, जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के आधारशिला को बनाया था। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न आते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर जो प्रश्न है कि वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ है वह कौन सा दिशा है? तो भूमध्य रेखा एवं उत्तरी ध्रुव। इसके बाद जो अगला देख लेते हैं हम लोग बी नंबर पे, भूमध्य रेखा एवं पश्चिमी ध्रुव। इसके बाद भूमध्य रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव और भूमध्य रेखा एवं पूर्व। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, भूमध्य रेखा एवं पश्चिमी। ये जो है वेगनर के अनुसार कहा गया है कि जो महाद्वीपीय विस्थापन है वह जिस दिशा में होता है वह भूमध्य रेखा एवं पश्चिमी दिशा में होता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए कुछ बातें यहाँ पे बताया गया है कि इसी घूर्णन के कारण पृथ्वी के जितने भी पदार्थों का विस्थापन होता है वह कहाँ पे होता है? तो भूमध्य रेखा की ओर होता है। कहाँ पे होता है? तो वह भूमध्य रेखा की ओर होता है। और इसी बल के कारण यूरोप जैसे जैसे कुछ देश हैं, यूरोप, एशिया, अफ्रीका का विस्थापन जो है उत्तर की ओर होता है। ओके, इस किसके घूर्णन के कारण? तो पृथ्वी के कुछ पदार्थों के विस्थापन, कुछ घूर्णन के कारण ये सारी जो प्रक्रियाएं होती है वह भूमध्य रेखा की ओर होती है। और इसी बल के कारण कुछ ऐसे देश हैं जिनका विस्थापन जो है उत्तर दिशा की ओर होता है। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न 8 जो प्रश्न है कि वेगनर के अनुसार पेंजिए का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ था? अभी हमने आपको पिछले जो लेक्चर हुआ था यहाँ पे पीछे के क्वेश्चन में जरूर आपको बताएं, पेंजिया का नाम जरूर आया था। तो कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, कार्बोनिफेरस और परमिरियन। तो यहाँ पे 8 का देखिए, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, कार्बोनिफेरस। जो पेंजिया का विखंडन हुआ था वह किस युग में हुआ था? तो पेंजिया का जो विखंडन हुआ था वह कार्बोनिफेरस जो है उसमें इनका जो है विखंडन हुआ था। किसके अनुसार इस बातें को स्पष्ट किया जा रहा है? तो ये वेगनर के अनुसार कहा जा रहा है कि जो पेंजिया का विखंडन हुआ था वह कार्बोनिफेरस युग में प्रारंभ हुआ था। ओके, अब देखिए यहाँ पे कुछ बातें हैं। इनके अनुसार जो लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व पेंजिया का विखंडन होना प्रारंभ हुआ था। कितना करोड़ वर्ष पूर्व? तो 30 करोड़ वर्ष पूर्व। और पेंजिया का जो विभाजन है वह जुरासिक युग से शुरू हुआ था और उत्तरी भाग को हम जानते हैं, अभी बताए हैं, लॉरेंटिया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। आप देखिए यहाँ पे कि पेंजिया का बात आया है, तो पेंजिया है क्या भाई? पेंजिया का तो बात आ गया, हमको तो पता नहीं है कि पेंजिया क्या है और इसका विखंडन किस काल में हुआ है। ये अपना से हम प्रश्न लिए हैं। तो देखिए पेंजिया के विखंडन जो है इसके 3 प्रमुख चरण हैं। कौन कौन से चरण है? तो यहाँ पे केवल जो पहला चरण है इसका प्रारंभिक मध्य जो है वह जुरासिक काल ही माना जाता है, जो 175 mm से शुरू हुआ था। जब पेंजिया है वह पूर्व में लेथिन्स महासागर से
पश्चिमी प्रशांत महासागर से अलग होना शुरू हुआ था और जिससे अंततः विशाल महाद्वीप लॉरेशिया और गोंडवाना का विकास हो गया था। 3 चरण हो गया। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 9 प्रश्न पे। यहाँ पे जो 9 प्रश्न करा है कि वेगनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ये कह रहा है कि कार्बोनिफेरस युग जो है ये विश्व के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे जिसे उन्हें पेंजिया कहा। और बी कह रहा है कि पेंजिया थेथिस सागर नामक महासागर से घिरा हुआ है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप आदि अंगार लैंड के भाग थे और अंटार्कटिका जो है गोंडवाना लैंड का अंग था। तो वेगनर के अनुसार यहाँ पे कथन जो है कौन सा सही हो रहा है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही हो रहा है। अभी ही आपको बताएं कि पेंजिया थेथिस सागर नामक महासागर से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 10 जो प्रश्न है कि महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन सा है। तो टेलर की महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, चतुष्फलक परिकल्पना, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी होगा ये बिल्कुल सही होगा, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ठीक है, यह हैरीमेस के द्वारा इस सिद्धांत को प्रतिपादन किया गया था, आपको बताए हैं। अब देखिए यहाँ पे ये क्या चीज है। यहाँ पे जो है कि महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है वह जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन हैरी हेंस के द्वारा किया गया था। आपको बता दिए, सारे प्रश्न आपका क्लियर होते होंगे। अब देखिए जो हम लोग का अगला टॉपिक आ गया वह है अक्षांश एवं देशांतर रेखा से। अक्षांश एवं देशांतर रेखा से प्रश्न अब आएंगे। तो देखिए 11 प्रश्न है कि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या है। तो यहाँ पे प्रधान देशांतर अक्षांश इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अक्षांश होगा। भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण पूछा गया है। भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण जो है उसका स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। तो वह अक्षांश कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? तो अक्षांश कहलाती है। ओके, अब देखिए यहाँ पे डिटेल से आया है बात। जो अक्षांश है इसको पृथ्वी के भूमध्य रेखा के उत्तर एवं दक्षिण में एक जगह की कोणीय दूरी के रूप में परिभाषित किया गया है। किसको? तो अक्षांश को किया गया है। आप देख रहे हैं कैसे कैसे प्रश्नों को पूछा जा रहा है। आगे देखिए कह रहा है कि ध्रुव जो है ये पृथ्वी की सतह के दोनों ओर एक ऐसा बिंदु है जहां देशांतर रेखाएं मिलती रहती है। ध्रुव जो है एक ध्रुव जिसको हम पॉइंट सेंटर कहते हैं, ध्रुव, वह पृथ्वी की सतह के दोनों ओर पर स्थित है, बिंदु है जहां पे देशांतर रेखाएं क्या करती है? मिलती है। अब यहाँ पे बताया गया है कि पृथ्वी को 0 डिग्री अक्षांश से 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने डिग्री से पूछा जाता है? तो 0 डिग्री से, जिसे गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है? तो गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। 12 प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे जो 12 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बृहत वृत्त का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा बृहत वृत्त का उदाहरण है? कर्क रेखा है, मकर रेखा हो गया, भूमध्य रेखा की आर्कटिक रेखा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कौन सा रेखा होगा दोस्तों? तो भूमध्य रेखा यहाँ पे सही हो रहा है। बृहत वृत्त का जो उदाहरण होगा वह कौन सा रेखा होगा? तो वह रेखा होगा भूमध्य रेखा। 13 प्रश्नों को देखिए। 13 जो प्रश्न है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको यहाँ पे लिखा गया है इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, निम्न में से क्या है? तो एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी है, कैंसर की रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण है और 5.5 मतलब यहाँ पे 23 पूर्णांक कहीं कहीं मिल जाता है इतना डिग्री, 23.5 डिग्री यहाँ पर भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो इतना जो है उत्तरी अक्षांश रेखा होगा और 23.5 जो होगा दक्षिणी अक्षांश रेखा होगा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये क्या चीज होता है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वह 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा होता है। क्या होता है दोस्तों? तो उत्तरी अक्षांश रेखा होता है। याद करिएगा आप लोग जरूर। 23.5 जो होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। अब देखिए यहाँ पे कर्क रेखा जो यहाँ पे जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं, ये क्या चीज होता है? प्रश्न आ गया।
तो हमने इसको उठा दिया कि भाई अब चलिए यहाँ पे जितने सारे दोस्त मित्र हैं उनके दिमाग में जरूर प्रश्न आएगा कि ट्रॉफिक ऑफ कैंसर ये है क्या चीज़। तो मैंने यहाँ पे आप लोग को समझाने का प्रयास किया है कि जो कर्क रेखा जो है एक काल्पनिक रेखा है जो कि ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है। देखिए यहाँ पे जो ग्लोब है यहाँ से पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है। यह उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर खींची गई है। और जो अपना भारत है यहाँ पे कर्क रेखा में पड़ता है। अपना जो भारत भी है किस रेखा में पड़ता है, तो कर्क रेखा में पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लोब लिया है, ठीक है, और ग्लोब पर ये जो है पूर्व से पश्चिम की ओर जो है काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। ओके, आगे देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न पे आते हैं 14। देखिए बहुत सारे प्रश्न हैं, आपको अच्छे से समझा भी रहे हैं चित्रात्मक तरीका से। 14 जो प्रश्न है कि ध्रुवों की तरफ जाने वाला अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति क्या होती है। जब ध्रुव की तरफ जाने वाला जो अक्षांश रेखाएं होती है उसका व्यास की जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है। स्थिर रहता है कि घटता है, बढ़ता है कि पहले घटता है कि पुनः बढ़ता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, यह घटता है। अगर वहाँ पे जो उसका व्यास की अगर प्रकृति की बात कर रहा है तो यह क्या करता है, घटता है। आप देखिए यहाँ पे ये जो हो गया पृथ्वी, देख सकते हैं यहाँ पे 2 भाग में यहाँ पे क्या किया गया है, मतलब बांटा गया है। अब ध्रुव की तरफ जो जाने पर जो अक्षांश रेखाओं का जो व्यास यहाँ पे देखने को मिलेगा तो ये धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों मित्रों, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, घटना प्रारंभ कर देगा। तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पे डिटेल से सॉल्यूशन मिल गया है कि ध्रुवों की ओर बढ़ने पर भूमध्य रेखा से अक्षांश का जो मान होता है वह बढ़ता है और ध्रुवों का जो अक्षांश का मान होता है कितना होता है दोस्तों, तो 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री होता है। लेकिन सभी अक्षांश रेखाएं जो है परस्पर समानांतर और पूर्ण वृत्त भी होती है। इस चीज को भी ध्यान रखना होगा। सभी जो अक्षांश रेखाएं होती है वह परस्पर समानांतर और पूर्ण वृत्त भी होती है। और ध्रुव की ओर जाने पर वृत्त जो होते हैं वह क्या होते हैं, छोटे छोटे होने लगते हैं, जिससे उसका व्यास क्या होता है दोस्तों, घट जाता है। जिसका व्यास क्या होता है, घट जाता है। ओके, क्लियर हो गया। 15 जो प्रश्न है कि धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। केवल धरातल पर पूछा गया है 1 डिग्री अक्षांश, 11 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 21 किलोमीटर की 121 किलोमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, 111 किलोमीटर। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की जो दूरी होती है वह होती है 111 किलोमीटर। आइए हम लोग देख लीजिए, वही चीज यहाँ पे बता दिया गया है कितना होती है, तो 111 किलोमीटर। आगे देखिए 16 प्रश्न। अब चित्र आप देख सकते हैं ये वाला फिगर को। 16 जो प्रश्न है कि मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहां से होकर गुजरती है। यहाँ पर भी आपको इस तरह का देखने को मिल सकता है। कहां से होकर गुजरती है, जिम्बाब्वे देश से है, मालागासी भारत की ग्रीनलैंड। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मालागासी। ये आपके नाम अगर नया सुन रहे होंगे तो मालागासी भी एक देश है, मेडागास्कर जिसको आप सुने होंगे नाम, वहीं पे स्थित है मालागासी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे आप यहाँ पे इन सारे परिवार को आप एक साथ देख सकते हैं इस फिगर में, वही चीज क्या है, मेल आइए सब जितने सारे आप फिगर में देख रहे हैं यह मालागासी के निवासी हैं। अब रही बात, देखिए यहाँ पे डिटेल से सॉल्यूशन इसका बता देते हैं। मालागासी जो है यह दक्षिण पूर्व अफ्रीका की एक मुख्य भूमि से कुछ दूर हिंद महासागर में स्थित मेडागास्कर द्वीप राष्ट्र की एक प्रमुख मानव जाति का नाम है। कौन सा, मालागासी। हमने तो देश बता दिया, लेकिन यह मालागासी जो है एक, ठीक है, द्वीप राष्ट्र की एक मुख्य मानव जाति का नाम है। क्या चीज, मालागासी। ओके, हमने देश बताए थे उसके लिए माफी चाहते हैं। ये लोग जो है अधिकतर मालागासी भाषा ही बोलते हैं। कौन सा भाषा बोलते हैं, तो ये लोग जितने हमने अभी आपको फिगर में बताए हैं तो ये केवल मालागासी ही भाषा बोलते हैं। ओके, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो माडागास्कर है ये देश के लगभग सभी लोग इस समुदाय के सदस्य होते हैं। और हालांकि जो माडागास्कर है यह अफ्रीका के इतना पास ही क्या है, इतना स्थित है, अफ्रीका के इतना पास स्थित है माडागास्कर। आगे देखिए 17 जो प्रश्न है कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है उसे क्या कहा जाता है। काल्पनिक रेखा है वह 2 भागों में बताए थे आपको, पश्चिम से पूरब खींची जाती है।
तो पूरब से पश्चिम अभी बताएं। तो या पृथ्वी के कितने भागों में बांटती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, भूमध्य रेखा। काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के 2 भागों में बांटती है वह क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे बता दिए हैं सारे प्रश्नों का डिटेल से विवरण कि भूमध्य रेखा जो है एक काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी के 2 समान भागों में विभाजित करती है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी ध्रुव में क्या करती है? ये भूमध्य रेखा विभाजित करती है। और यहाँ पे भी प्रश्न आया है कि कौन सी रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है? तो कर्क रेखा ही ऐसी रेखा है जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, विभाजित करती है। ओके। और जो भूमध्य रेखा है यह पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। याद करना होगा दोस्तों कि जो भूमध्य रेखा है यह पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है और इसे हम यह प्राइम मेरिडियन भी इसे कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन। अब यहाँ पे भी एक प्रश्न सवाल आता है कि पृथ्वी से गुजरने वाली रेखा का क्या नाम क्या है? तो भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा होती है और यह पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या करती है? विभाजित करती है। अब देखिए यहाँ पे जो कर्क रेखा की बात आ गया, कर्क रेखा कहाँ पे स्थित है? तो भारत में जो कर्क रेखा है यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा राज्य? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो 8 राज्य है भारत का, वहां पे ये कर्क रेखा जो है इस 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ओके, क्लियर हो गया। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 18 प्रश्न। 18 जो प्रश्न है कि दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली यह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण मतलब 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है वह क्या कहलाती है? मध्याह्न, देशांतर, अक्षांश और इनमें से कोई नहीं। तो वह देशांतर कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? तो वह देशांतर कहलाती है जब 2 ध्रुवों को जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखा है वह भूमध्य रेखा के जब समकोण पर उसको काटती है तो वह देशांतर रेखाएं कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे देशांतर जो काल्पनिक रेखाएं होती है उसे मापा जाता है, देशांतर काल्पनिक रेखाएं द्वारा उसे मापा जाता है जो पृथ्वी के चारों ओर ऊपर से नीचे चलती है और उत्तर से दक्षिण ध्रुव पर जाकर मिल जाती है। और इन पंक्तियों को हम मेरिडियन के रूप में भी जानते हैं। इस पंक्तियों को हम किस रूप में जानते हैं? तो मेरिडियन के रूप में जानते हैं। 19 नंबर प्रश्नों को देखिए। 19 जो प्रश्न है कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? 2 जो देशांतर रेखाएं हैं इसके बीच की जो दूरी है किस नाम से जानते हैं? बेल्ट, गोरे, काले, समय, पेटी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अगर कभी भी आपको पूछ देगा तो आप उस चीज को याद रखिएगा, गोरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोरे कहा जाता है। अब रही बात की प्रश्न आया होगा दिमाग में कि 2 देशांतर रेखाएं होती क्या है सर जी? तो 2 देशांतर रेखाएं जो ऐसी रेखा होती है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 360 रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। 2 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली क्या होती है? काल्पनिक रेखा होती है। ओके, अब क्लियर हो गया। आगे देखिए प्रश्न संख्या 20 जो प्रश्न है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? समय अंतराल होता है 4 मिनट, 1 घंटा, 15 मिनट की 12 घंटा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। कितना मिनट का समय अंतराल होता है? तो समय अंतराल जो होता है वह 4 मिनट का होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे डिटेल से सॉल्यूशन। एक देश को पार करने में 2 स्थानों के जो स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है? ये मेरा प्रश्न था। तो यहाँ पे मैंने उत्तर बताया है कि 180 डिग्री देशांतर रेखा जब लगभग उसी स्थान पर स्थित होती है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। कितना डिग्री देशांतर दोस्तों? तो 180 डिग्री। और इस देशांतर के समय में 0 डिग्री देशांतर से ठीक 12 घंटे का अंतर होता है। 0 डिग्री देशांतर से कितने डिग्री का अंतर होता है? 12 डिग्री का अंतर होता है। चाहे प्रमुख यामोत्तर से पूर्व जाए या हम पश्चिम जाएं, तब भी हम देखेंगे वहां पे 0 डिग्री देशांतर से ही 12 घंटे का अंतर होगा। अब यहाँ पे आया प्रश्न फिर दूसरा कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी कितनी होती है? तो आपको याद करना हो 111.32 किलोमीटर की क्या होती है? दूरी होती है। कितना? तो
111.32 किलोमीटर की दूरी होती है और ध्रुवों पर ये आपस में मिल जाती है और ये रेखाएं जो है कभी भी समानांतर नहीं होती है। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा पर। आगे देखिए प्रश्न 21 कह रहा है कि वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन एवं रात की अवधि समान होती है वह कौन सा रेखा होता है? तो वह भूमध्य रेखा होता है। भूमध्य रेखा पर जो है दिन और रात की अवधि जो होती है समान होती है। ठीक है, जरूर याद करिएगा। 22 जो यहाँ पे प्रश्न आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है। किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वह विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर शून्य होती है। और डी कह रहा है कि विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है 111.3 किलोमीटर होती है। और यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन गलत है, इसको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। बाकी बी, सी और डी ऑप्शन क्या है? सही है। और गलत पूछा ही गया है तो ए ऑप्शन क्या हो गया? यहाँ पे गलत हो गया। 23 प्रश्नों को देखिए। 23 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फिर से यहाँ पे गलत का आ गया है प्रश्न। तो एक कह रहा है कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी आंशिक रूप से वृद्धि होती है, मतलब थोड़ा सा वृद्धि होती है। किसी भी स्थान की जो प्रधान याम्योत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। विषुवत रेखा एक बृहत वृत्त होता है। सभी देशांतर रेखाएं बृहत वृत्त है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। किसी भी स्थान की जो प्रधान याम्योत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश नहीं कहा जाता है। अभी अभी जस्ट हमने इस प्रश्न का जो है आपको आंसर बताए हैं, पीछे जो अभी पीछे का प्रश्न हुआ है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो रहा है, बाकी सारे ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे देखिए आ गया प्रश्न 24 कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? अभी अभी जस्ट हमने आपको बताया। देखिए दोनों यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, एक मील में दिया गया है, एक किलोमीटर में दिया गया है। तो जरूर आपको तुरंत पता चल गया होगा सर 111 किलोमीटर होगा। कितना होगा दोस्तों? तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। देख सकते हैं यहाँ पे पृथ्वी पर कितने देशांतर हैं। आ गया प्रश्न, अक्षांशों की कुल संख्या 180 है, देशांतरों की संख्या 360 है। पीछे ही प्रश्न में लिखा गया था कि देशांतर रेखाओं की संख्या वहां पे 180 लिखा गया था, जिससे वह कथन था क्या? असत्य हो गया था। तो आप लोग इस चीज को जरूर याद रखिएगा। पृथ्वी पर कितने देशांतर हैं? अक्षांशों की कुल संख्या 180 जरूर याद करिएगा। और देशांतर कितना? 360। देशांतर कितना साथियों? तो 360। 25 जो है प्रश्न की 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पे होती है? अगर 1 डिग्री देशांतर लेते हैं, इसकी सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। कहाँ पे जो है इसकी दूरी अधिक होती है? तो विषुवत रेखा पर होती है। कहाँ पे होती है? तो विषुवत रेखा पर होती है। 26 जो है कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? अभी जस्ट बताएं, देशांतर और अक्षांश दोनों बताएं। तो कुल अक्षांशों की संख्या 180 है और देशांतरों की संख्या कितना है? 360 है। ये भी प्रश्न हमने इसमें डाल दिए हैं, जिससे आपको एक बार देखने के उपरांत फिर से आपके माइंड में ये प्रश्न सेट हो जाएंगे। देशांतरों की संख्या 360 हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 प्रश्नों को देखिए। 28 जो प्रश्न है कि विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है? विषुवत रेखा का नाम आ गया और इसकी समानांतर जो रेखाएं होती है, कल्पित रेखाएं, ये क्या कहलाती है? तो यहाँ पे अक्षांश रेखाएं कहलाती है। बहुत बार आप लोग को बता दिए कौन सी रेखाएं कहलाती है? अक्षांश रेखाएं कहलाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब रहावत की विषुवत रेखा कहाँ पर स्थित होता है? तो विषुवत रेखा जो है ये भूमध्य रेखा पर स्थित होता है। यह 13 देशों से होकर गुजरता है। कौन कौन सा देश है? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम, प्रिंसिपे, गैबान, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती। ये सारे देश जो हैं विषुवत रेखा से होकर गुजरते हैं। और विषुवत रेखा कहाँ पे स्थित है? तो भूमध्य रेखा में स्थित है। तो इतने सारे प्रश्नों को आपके आज की क्लास में कराएं। कैसा रहा आज की क्लास? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्त मित्र भाई बहन
जो है आप लोग इससे ज़रूर शेयर करने में ज़रूर मदद करिएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही कुछ धमाकेदार प्रश्नों के साथ। अब जो अगला लेक्चर आएगा वह विज्ञान से रिलेटेड आएगा, विज्ञान से रिलेटेड जिसमें हम लोग भौतिकी के प्रश्न कर रहे हैं, वो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उस क्लास को भी जरूर देखिएगा। तो वह तुरंत लेक्चर आपको भी हमेशा मिलेगा, तो आप लोग बने रहिएगा इस चैनल पर। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए सभी साथियों को दिल से जय हिंद, जय भारत।